Good morning friends, मैं प्रवेश कुमावत and we are discussing about electrical machine part 1. तो in previous lecture we have already discussed about magnetic field circuit and terminology of the magnetic field. क्या क्या हमने terminology जो magnetic field में होती है उनको डिस्कस किया. उसमें हमने देखा what is magnetic flux, what is magnetic flux density, magnetic flux intensity, परमिएबिलिटी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड रिलक्टेंस को हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया. और हमने ये भी देखा कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, मतलब करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस. ये सब हम लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो टुडेज अवर टॉपिक इज बायो-सावर्त लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग. तो हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को ले लेते हैं. तो फर्स्ट इज बायो-सावर्त लॉ. तो बायो-सावर्त लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी? एक्चुअली हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इंजीनियरिंग में हम हर चीज को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, हर चीज को मेजर करना चाहते हैं. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किन किन क्वांटिटीज के वो रिलेटेड होगा, किन किन क्वांटिटीज पर वो डिपेंड करेगा. तो बायोट एंड सावर्ट दो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक रिजल्ट फॉर्म किया, एक इक्वेशन फॉर्म की. उसमें उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो किन किन चीजों से रिलेटेड है, किन किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है. और उस जो फॉर्मूला है या इक्वेशन है उसी को हम बायो-सावर्ट इक्वेशन कहते हैं. तो आइए डिस्कस कर लेते हैं बायो-सावर्ट लॉ. हमें पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं, इसे मैं एक सेल से कनेक्ट करता हूं. जैसे इसे सेल से कनेक्ट करता हूं इसमें एक करंट फ्लो होगा I. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. इस करंट I की वजह से इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप में इसके चारों ओर फ्लो होती हैं, जिसका कि डायरेक्शन ये होगा. डायरेक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का. तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा. अब हमें सपोज इस पॉइंट पर या किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड करना चाहता हूं तो वो कितना होगा, ये कंडक्टर थ्रू दिस कंडक्टर कितना इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो उसी को बायो-सावर्त ने डिराइव किया. उन्होंने क्या एज्यूम किया, ये जो कंडक्टर है या स्ट्रेट कंडक्टर है, उन्होंने कहा कंडक्टर किसी भी तरह का हो सकता है, ओपन लूप कंडक्टर उनको रिक्वायर्ड है. तो उन्होंने एक ओपन लूप कंडक्टर लिया, उसका वॉट एवर द शेप पर हम नहीं जाते हैं, जो भी शेप हो, इस तरह का मैं एक कंडक्टर लेता हूं. इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसमें करंट I फ्लो करता है. अब हम सपोज इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कितना है. तो मैं क्या देखता हूं, इस कंडक्टर के इस पॉइंट P से हर पॉइंट पर डिस्टेंस अलग अलग है. यहां डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो अलग है. तो डिफरेंट इस पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट से अलग अलग है. तो हमें एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता नहीं लगेगी. तो हम क्या करते हैं, या उन्होंने क्या किया, इस थ्रू आउट द लेंथ को, इस टोटल जो L लेंथ है, उन्होंने एज्यूम किया कि ये स्मॉल dl लेंथ से मिलकर बनी हुई है. पॉइंट dl लेंथ से मिलकर के ये पूरा एक कंडक्टर बना हुआ है. इस पूरे कंडक्टर को उन्होंने एक dl लेंथ मान लिया. तो स्मॉल dl के थ्रू ये कंडक्टर मिलके बना है.
दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो उन्होंने डीएल, स्मॉल डीएल पॉइंट लेंथ एलिमेंट डीएल लिया, इसको इन्होंने नाम दिया डीएल, और इसे जस्ट एज्यूम किया, और वो क्या देखते हैं कि इस डीएल लेंथ के थ्रू पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सपोज लेंथ इज डीएल, तो हम मान लेते हैं कि यहां भी एक स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वैल्यू है डीबी। करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई। ओके, ये स्मॉल डीएल की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो है डीबी। ये जो लेंथ है इसको हम लिख देते हैं, आर से डिनोट करते हैं। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ डीएल। अच्छा, अब उन्होंने फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया कि dB इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट का अमाउंट या करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो dB है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप उन्होंने डिराइव किया, dB प्रोपोर्शनल टू I। ये सब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने लैब में किए और वो चीज़ों को वेरी करते गए और उसके रिजल्ट्स को नोट डाउन करते गए। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर I। ओके, सेकेंड उन्होंने क्या देखा कि dB प्रोपोर्शनल टू DL, क्योंकि एक स्मॉल DL अमाउंट, एक स्मॉल DL लेंथ की वजह से dB प्रोड्यूस हो रहा है। इसका अगर मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो जो डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो dB प्रोपोर्शनल टू DL। अगेन उन्होंने क्या देखा कि dB proportional to 1 upon r square, square root of this r which is the distance between DL and point P, जहां पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है r, तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ से उन्होंने इस रिलेशनशिप को लिया, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ओके, एक पॉइंट और है, जो पोजीशन वेक्टर r है इस लेंथ dl के साथ एक एंगल बनाता है विच इज कॉल्ड एज थीटा। हम क्या देखते हैं कि ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा है, इस एंगल के वेरी होने से 180 डिग्री इसके वेरी होने से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट होगा। तो उन्होंने एक और रिलेशनशिप डिराइव किया कि dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मीन्स इसके परपेंडिकुलर है, तो उस समय dB विल बी मैक्सिमम। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। आई कैन राइट दिस दैट dB प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन उन्होंने दी जिसे कि हम बायो-सावर्त इक्वेशन भी बोलते हैं। अब मुझे अगर प्रोपोर्शनल को हटाना है तो आई कैन राइट दिस लाइक दैट कि ऑब्वियसली कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा कि I DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हम जो बात कर रही है फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, फ्री एयर में बात कर रहे हैं। तो फ्री एयर के लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू है या कांस्टेंट क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज द बायो-सावर्त इक्वेशन। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में रखना है, क्योंकि dB इज वेक्टर क्वांटिटी, dB की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ दिस dB। तो dB की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फॉर्म में अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R
अपॉन आर क्यूब। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज द बायो-सावर्त इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर या इस पे बेस्ड कई टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। आपको कभी कभी वो डिफरेंट एंगल्स के साथ इसको निकालने के लिए बोलेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस के साथ, या करंट एलिमेंट डीएल है उसकी लेंथ को चेंज कर देंगे। तो ये इक्वेशंस इज नोन एज द बायो-सावर्त लॉ या बायो-सावर्त इक्वेशन। ये इक्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, मतलब मीडियम की जो भी परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी अगर अच्छी है, बेस्ट है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अच्छी ज़्यादा होगी। करंट आई है, करंट आई के इंक्रीज होने से डीबी की वैल्यू बढ़ेगी। डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी भी उतनी वीक, उतनी डाउन होती जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द बायो-सावर्त इक्वेशंस एंड दिस लॉ या दिस ऑल वर्किंग इज नोन एज द बायो-सावर्त लॉ। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हो गया बायो-सावर्त लॉ। नेक्स्ट इज दी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैसे पिक्चर में आया? हम क्या देखते हैं कि बायो-सावर्त ने तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव किया। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो एम्पियर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैं आपको बताता हूं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर इस तरह से है, तो इसके चारों ओर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड बाय दिस एरिया, दिस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड बाय दिस एरिया हमको अगर फाइंड करना है, या इस टोटल एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ उसे अगर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया जिसे कि हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर आई है। सपोज हम ये मानते हैं कि अगर 1I इस करंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी 1B होगा। अगर 2I करंट है, तो कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो 2B होगा, बिकॉज I इज प्रोपोर्शनल टू B इज प्रोपोर्शनल टू I। अब ये एक फ्री स्पेस में कंडक्टर रखा हुआ है। जब मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से बाहर निकलता है और मीडियम को टच करता है, तो ऑब्वियसली उस मीडियम की जो भी परमिएबिलिटी है, उस परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी, उस परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो जो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा, या बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। तो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, आइदर म्यू नॉट इनटू I, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके सराउंडिंग एरिया की अगर हम बात करें, इसके सराउंडिंग एरिया की अगर मैं बात करता हूं, सपोज इसकी कुछ एक लेंथ होगी, या मैं कह सकता हूं कि सपोज इसकी लेंथ, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो है 50, इसके पेरीफेरी पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 50। अगर इस 50 को मैं 10 टाइम्स, मतलब 50 50 50 50 50 ऐसे 10 टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड बाय दिस एरिया है इज 500। ओके, अब इस सेम एरिया को मैं इंक्रीज कर देता हूं। सपोज अब इस एरिया को मैं बढ़ा लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं। मीन्स क्या होगा कि जो इसकी पेरीफेरी या इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। जब ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, या ये लेंथ जब इंक्रीज होती है, तो हम क्या देखते हैं, चूंकि इसकी डिस्टेंस कंडक्टर से काफ़ी दूर है, तो सपोज
यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 10। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10। अब मैं 10 को 50 टाइम्स 50 50 50 50 हर पॉइंट पर अगर मैं इसे 50 टाइम्स 10 को अगर 10 10 10 10 को 50 टाइम्स लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुई सेम 500। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम डिस्टेंस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डाउन होती जा रही है, लेकिन कंडक्टर लूप जो सराउंडेड या थ्रेडेड जो लूप है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स सराउंडेड बाय दिस एरिया वो कांस्टेंट है, यहां पर भी 500 था, यहां भी 500 है। तो एम्पियर ने यही एक लॉ दिया कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड है जो उस लेंथ के सराउंडेड या पेरीफेरी में है, वो इस कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा जो वो करंट उसको पास कर रही होगी। उस सरफेस को जब पास कर रही है तो करंट आई अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस करंट आई के द्वारा चारों ओर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसे उन्होंने इस फॉर्मूले से डिराइव किया। तो इट स्टेट्स दैट द क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल सिंपल लाइन इंटीग्रल मतलब ओपन लूप अगर लाइन है तो इसको हम लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। अगर इसी को मैं अगर क्लोज कर देता हूं, इसी पाथ को अगर मैं क्लोज कर देता हूं तो अब ये हो जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मीन्स हम छोटी छोटी डीएल लेंथ को एडिंग कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब ये हो गया। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप। तो टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप, तो इस एक लूप के द्वारा इसके चारों ओर अगर इस लूप ने इस करंट को एनक्लोज किया हुआ है तो उस करंट की वैल्यू आई है, डिफरेंट पॉइंट पर वैल्यू आई होगी। तो उस करंट की वैल्यू जो आई है तो म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि बी डॉट डी एल मीन्स बी डी एल कॉस थीटा। थीटा यहाँ क्या है, सपोज ये एक डीएल लेंथ है, एक लेंथ डीएल है। अगर यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी। यहां अगर मैं डीएल लेंथ लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो कहने का मतलब कि बी और डीएल दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कोलिनियर होंगे, मतलब दोनों के बीच में बना हुआ एंगल थीटा विल बी दी जीरो। तो कोस थीटा इज जीरो मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि बी डीएल कोस थीटा कोस जीरो इज 1, तो बी डॉट डीएल, तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी डॉट डीएल। दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आपको डिफरेंट शेप के लिए या डिफरेंट वैल्यूज के लिए न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं और न्यूमेरिकल्स आपको फाइंड करने होंगे। तो दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो नेक्स्ट इज दी मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या है देख लेते हैं। लीकेज फ्लक्स, तो लीकेज किसे कहते हैं? देखिए एक पाइप है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, उसमें हम कहीं भी एक छेद हो जाता है या पानी कहीं से स्पिलेज होके फैलने लग जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ कुछ लीकेज हो गया। तो मतलब वो पानी का लीकेज है, वाटर का लीकेज है जो डिफरेंट अनवांटेड मीडियम के थ्रू फ्लो हो रहा है। या घरों में हम जैसे पॉट होता है, मटका होता है, उसमें जो पानी जब हम डालते हैं तो उसके चारों ओर आप देखा होगा थोड़े टाइम बाद पानी उसमें से रिसने लग जाता है, लीक होने लग जाता है, और वो अनवांटेड वाटर है जो कि हमारे किसी यूज़ का नहीं है, काम का नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वाटर लीक कर रहा है या वाटर लीकेज हो रहा है। सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसका लीकेज होता है
मैग्नेटिक सर्किट्स में वो फ्लक्स कैसे लीकेज करता है तो हम देख लेते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो करंट कैरिंग कॉइल है, इस करंट कैरिंग कॉइल में सपोज करंट आई जब प्रोड्यूस होता है तो इस करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। हम क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर एक आयरन की कोर को प्लेस कर देते हैं, या मैं इसे इस तरह से बना सकता हूं। ये एक आयरन का कोर है, इस करंट कैरिंग कॉइल को मैं इसमें रैप कर देता हूं, और जब इसमें करंट आई फ्लो करता हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके पेरीफेरी में इस तरह से फ्लो करने लग जाती हैं। एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या होता है वो देखते हैं। बट कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो अपना पाथ एयर के मीडियम को यूज करते हुए इस तरह से अपने पाथ को क्लोज करती है, मतलब वो यहां से लीक करती है। मतलब कंप्लीट 100% जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस कोर के थ्रू फ्लो नहीं होके कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने पाथ को इस कोर के सराउंडिंग से कंप्लीट करती हैं अपने एयर मीडियम को यूज करते हुए। तो जो ये एयर मीडियम को यूज करते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसी को हम लीकेज फ्लक्स के नाम से बोल देते हैं। या अगर मैं कहूं कि करंट आई की वजह से जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, करंट आई की वजह से जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वन इज यूजफुल फ्लक्स जो कि कोर के थ्रू फ्लो हो रहा है, एंड सेकेंड वन इज लीकेज फ्लक्स। तो जो अनवांटेड फ्लक्स है, यह हम कह सकते हैं कि जो इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, उस फ्लक्स को ही हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। लीकेज फ्लक्स का मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देख लेते हैं। सपोज यहां करंट आई प्रोड्यूस करने से मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, सपोज मैं 100 वेबर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैं क्या एज्यूम करता हूं कि यह पूरा 100% मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सर्किट, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ये 100% मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंकेज करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग से अगर लिंकेज करेगा तो यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसे मैं लिख सकता हूं एन डी फाई अपॉन डी टी, एन डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर 100% फ्लक्स इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है तो जो ईएमएफ या इंड्यूस जो वोल्टेज है वो भी 100% होना है। लेकिन ड्यू टू दिस लीकेज फ्लक्स कुछ 10% अमाउंट अगर लीकेज कर रहा है, 10% फ्लक्स लीकेज फ्लक्स अगर लीक हो रहा है तो यहां जो प्रोड्यूस वोल्टेज होगा, जो सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो भी ऑब्वियसली 90% होगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज से कम होगा। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि हमने यहाँ 100% पावर दिया बट हमें सेकेंडरी साइड में 100% पावर आउटपुट नहीं मिल रहा। तो लीकेज फ्लक्स को हमें कंसीडर करते हुए यहाँ हमें पावर जो है या करंट या वोल्टेज है उसको 110% बढ़ाना पड़ेगा, जो टोटल फ्लक्स है उसको 110% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पर 100% हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट या हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स या इंड्यूस वोल्टेज हमें मिलेगा। तो हम इस चीज़ को डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं। जब ट्रांसफार्मर हम स्टडी करेंगे या वहाँ जब इसका डिज़ाइन होगा तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से लीकेज फ्लक्स का सर्किट के अंदर इंपॉर्टेंस होता है। तो दिस इज द लीकेज फ्लक्स जो कि इंटेंडेड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है या एक अपने अलग ही पाथ को या अनवांटेड पाथ को फॉलो करके एयर मीडियम को यूज करके या किसी दूसरे मीडियम को यूज करके जो फ्लक्स फ्लो करता है, दैट इज नोन एज द लीकेज फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ इज द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। सेम मैं कोर लेता हूं, एक आयरन कोर लेता हूं, दिस इज द आयरन कोर।
वही इसमें प्राइमरी में कोयल रैप कर देता हूँ, करंट कैरिंग कोयल, करंट आई है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और इस सर्किट में फ्लो होंगी। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो हमारे इंटेंडेड पाथ को फॉलो कर रही हैं। ओके, ये जो आयरन कोर है इसकी कुछ परमेबिलिटी है, तो इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, हमने देखा कि आयरन कोर जो होते हैं उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 800 टाइम्स, मतलब बहुत अच्छी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, मतलब मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पाथ को फॉलो करती हैं। नाउ हम देखते हैं कि मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एयर गैप प्रोवाइड कर देता हूं, इस कोर को इस तरह से स्प्लिट कर देता हूं और यहां एक एयर गैप प्रोवाइड कर देता हूं। ये एक तरह का एयर गैप मैंने प्रोवाइड कर दिया। एयर गैप प्रोवाइड होने से क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसे अपना पाथ कंप्लीट करने के लिए, पाथ उसको कंप्लीट करना है। यहां मीडियम क्या है, एयर है, जिसकी की रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत कम होती है, वो होती है नियर इक्वल टू 1। तो परमेबिलिटी बहुत कम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करेंगी, उसको अपने अंदर से पाथ, अपने अंदर से उन्हें क्रॉस नहीं होने देंगी। तो हम क्या देखते हैं, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपना नया ही पाथ डेवलप करती हैं और इस तरह से जंप करके अपने पाथ को कंप्लीट करती हैं। तो ये जो फिनोमिना है, जो इसका फैलाव है मैग्नेटिक फील्ड का एयर की वजह से या एयर रिलक्टेंस की वजह से जो फैलाव हो रहा है, इसी फिनोमिना को हम मैग्नेटिक फ्रिंजिंग बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की वजह से क्या हुआ, आप देखिए इस यहां पर मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की वजह से क्या हो रहा है, हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B = phi/A होता है। तो पर यूनिट एरिया की वजह से जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स इज कांस्टेंट पर यूनिट एरिया इसका इंक्रीज हो गया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब यह क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ गया। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर ये था, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये था वो स्मॉल था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या इंक्रीज थी यहां पर, लेकिन मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की वजह से क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस एरिया में डाउन हो गई, इस एरिया में कम हो गई। तो हम जब भी कोई एयर गैप कहीं आता है या फ्लक्स एयर गैप को क्रॉस करके किसी दूसरे या सेकेंडरी वाइंडिंग में जब ट्रेवल करता है, तो एयर गैप अपना एक रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उस रिलक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से वो उसको अपोज कर रहा है, जबकि हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है N × I, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, या मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये फ्लक्स कंप्लीटली क्रॉस कर जाए और क्रॉस करके इस फील्ड में आ जाए। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, ये फिनोमिना इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, और इसका एक ही लॉस है कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो इस एरिया में सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कम हो जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी भी कम होगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। तो